जय हिंद साथियों। आज हम लोग आप लोग के पेपर में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इससे हर साल आपके पेपर में 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 2 या 3 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता है और एक लॉन्ग पूछता है। तो आज वही चीज़ें हम बताएंगे जो आपके पेपर में छप जाए। 4 या 5 सवाल है। इस 4 या 5 क्वेश्चन में से आपका टोटली इसी से पकड़ में आ जाएगा। अगर इतना आप वीडियो प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो इससे बाहर 100% गारंटी है कि प्रोबेबिलिटी में कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसी को आप बार बार वीडियो को देखिए और तैयार करके चले जाइए। बस इसी से आपका पेपर प्रोबेबिलिटी का क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। आइए प्रोबेबिलिटी का सबसे जो बेसिक फार्मूला है उसको जान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर बाबू यूनियन निकालिएगा तो माइनस में इंटरसेक्शन हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर यही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन निकालिएगा तो माइनस में यूनियन हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट 2 फार्मूला है जिसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसी से ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का हर साल पकड़ में आ जाएगा। अब ए अपॉन बी का हद निकालने के लिए आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, अगर यही कहीं कहीं ऐसे भी लिख देता है बी अपॉन ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी बी। कहीं कहीं आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों बाबू आपस में इक्वल होता है। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों आपस में क्या माना जाता है? इक्वल माना जाता है। ठीक है, अब कहीं ट्रांसपोज मतलब डैश, पी ए डैश का हद निकालने के लिए तो 1 माइनस पी ए लिख दीजिएगा तो ए डैश निकल जाएगा, क्योंकि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस पी ए डैश इक्वल टू होता है 1। इसी के सहारे इस फॉर्मूला को हम लोग ड्रॉ करते हैं। अगर ए डैश दिया है तो पी ए निकाल लेंगे, डैश दिया है तो पी, जो भी आप यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट का एक कंडीशन होता है इसमें, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आप लोगों के पेपर। इंडिपेंडेंट का है फॉर्मूला, इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी हो जाएगा। ये किस केस में होगा? जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तब होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए क्रॉस पी बी। यहाँ देख रहे हैं ना, पी ए इक्वल टू पी बी, ये फॉर्मूला हो रहा है और यहाँ ये हो रहा है। तो ये किस केस में अप्लाई करेंगे? जब इंडिपेंडेंट कंडीशन बनेगा तब उस सवाल में ही बोलता है कि ये इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के लिए ये कंडीशन अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, अब इससे बाहर, इस फॉर्मूले से बाहर आपसे पेपर में कहीं से ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। तो आइए कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। ऑफ ए इक्वल टू दिया है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू दिया है 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दिया है 1/5। तो इवैल्यूएट पी बी बाई ए एंड पी ए अपॉन बी, ये आपको निकालने के लिए कह दे तो आप कैसे निकालेंगे? अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। हर दम आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव छपता है, वहाँ से यही इसी टाइप का डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन बनाने का प्रोसेस यही होगा। तो सबसे पहला काम है, अगर इसी में कह देता है कॉमा देके पी ए डैश भी कह देता निकालने के लिए, तो यहीं से हम लोग निकाल भी लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 3/10 और ए इंटरसेक्शन बी 1/5 हो गया। यहाँ से हम लोग आसानी से निकालेंगे। सबसे पहले पी बी अपॉन ए निकालते हैं, तो पी बी इंटरसेक्शन ए बाई पी बी। ठीक है बाबू, तो बी इंटरसेक्शन ए 1/5, पी ए कितना हो जाएगा? 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 1/3। पी ए अपॉन बी अगर निकालना हो, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। तो ये कंडीशन, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों अभी बोले हैं इक्वल ही होता है। अब पी बी का वैल्यू क्या है? 3/10। तो इसको चाहे तो आप चेंज कर लेंगे, काटिए 3। अगर यही आपसे पूछ दे यूनियन बी निकालिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। तो पी ए का वैल्यू बाबू दिया है 3/5, पी बी दिया है 3/10,
और ए इंटरसेक्शन बी आपका दिया गया है 1/5। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 7/10। ठीक है। पी ए डैश निकालिए तो 1 माइनस पी ए निकाल देते हैं तो ये ए डैश हो जाएगा। तो 1 माइनस पी ए का वैल्यू कितना है? 5 यानी 2/5 हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव छपेंगे। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और भी बहुत सारा अगर आपको दिल करे प्रैक्टिस करें। अब तो समय बचा नहीं है पेपर के लिए, तो ये सिर्फ वीडियो को अगर 2-4 बार देख लेते हैं तो यहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में इससे बाहर नहीं आएगा। जो आपको हम पेपर में बता रहे हैं वही छपेगा। यहाँ से जो चीज़ें हम आपको बोल रहे हैं वही छपने वाला है। जो लॉन्ग 4 आपके पास हम देने वाले हैं, 4 का सॉल्यूशन देंगे, उसी 4 से हर बार आपके पेपर में छपा हुआ है। पीछे का रिकॉर्ड आप देखिएगा तो 2 बार 4 बार हर सवाल का रिपीटेशन होते रहता है। यही 4 सवाल है जिसका रिपीटेशन बार बार हुआ है। इसलिए इस सवाल को आप लोग एकदम समझिए, रट्टा मार देना, इतना प्रैक्टिस करके जाना है। आपसे यहीं से सब कुछ पकड़ा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो लॉन्ग में आपसे पेपर में आएगा, ये आपके कह रहा है इन ए क्लास, आप लोग सुन लीजिए, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इन ए क्लास 25% स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स। एक क्लासरूम है, उस पहले पूरा आप नोट कर लीजिए। इन ए क्लास 25% स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स, 15% स्टूडेंट फेल इन केमिस्ट्री एंड 10% स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। ए स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम। नंबर फर्स्ट कह रहा है निकालने के लिए, इफ ही हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज फेल्ड इन केमिस्ट्री। सेकंड नंबर कह रहा है, इफ ही हैज फेल्ड इन केमिस्ट्री व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज फेल्ड मैथमेटिक्स। मतलब अगर एक बार वो केमिस्ट्री में फेल हो रहा है तो क्या गारंटी है कि मैथ में भी फेल होगा? अगर एक बार वो मैथ में फेल हो रहा है तो क्या गारंटी है कि केमिस्ट्री में फेल होगा? 2 तरह का कंडीशन दिया है। तो ये कह रहा है इन एक क्लास, एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में तो बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट मैथ में फेल हो जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 15% स्टूडेंट केमिस्ट्री में फेल हो जाते हैं। फिर कह रहा है 10% स्टूडेंट केमिस्ट्री और मैथ दोनों में फेल हो जाते हैं। तो जब भी 2 सब्जेक्ट में फेल होने का कंडीशन लगा दिया, यानी बोथ का सेंस है, बोथ मतलब दोनों हो गया, सेम सेम, तो वैसे कंडीशन हमेशा इंटरसेक्शन को शो करते हैं। किसको शो करेंगे? इंटरसेक्शन। 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, बोथ यानी इंटरसेक्शन का वैल्यू बताएगा। तब कह रहा है 1 नंबर, ही हैज़ फेल्ड इन मैथमेटिक्स। अगर वो मैथ में फेल हो रहा है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही हैज़ फेल्ड इन केमिस्ट्री। तो क्या चांस है कि वो केमिस्ट्रियों में फेल है? मैथ में तो फेल है ही है, गारंटी दे रहा है कि मैथ में फेल है, लेकिन क्या चांस है कि वो केमिस्ट्रियों में फेल है? 2 नंबर कह रही है फेल केमिस्ट्री। अगर वो केमिस्ट्री में फेल है तो क्या गारंटी है कि मैथों में फेल है? इस तरह का कंडीशन है। तो सबसे पहले इसमें 2 तरह के सब्जेक्ट हैं, मैथ और केमिस्ट्री और मैथ। तो लेट एम बी द इवेंट ऑफ मैथ रीड and C be the event of chemistry। ठीक है बाबू, हमने मैथ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या को, घटना को मान लिया m और केमिस्ट्री के लिए C। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m मतलब मैथ में फेल होने वाले, ठीक है, PM इक्वल टू आपके पेपर में 25% दिया है और केमिस्ट्री में फेल होने वाले का संख्या दिया है आपको 15%। तो 15/100। आप केमिस्ट्री और मैथ बोथ का सेंस थे इंटरसेक्शन, PM इंटरसेक्शन C, ये आपका दिया है 10%। अब आप चाहें तो बाबू यहाँ से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा लॉन्ग होने लगेगा, इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो 1 नंबर कह रहा है कि क्या वह मैथ में फेल होने की, कह रहा है इफ़ ही हैज़ फेल्ड इन मैथमेटिक्स। अगर वो मैथ में फेल है तब कह रहा है कि केमिस्ट्री में भी फेल होने की प्रोबेबिलिटी ही हैज़ फेल्ड इन केमिस्ट्री। तो क्या चांस है कि वो केमिस्ट्रियों में फेल है? यानी 1 नंबर PM/C। अगर वो मैथ में फेल है तो केमिस्ट्री में फेल होने की संभावना पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन C हो जाएगा बाई PC। तो ये तो आपको 10/100 दिया है और PC दिया है 15/, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 यानी 2/3। और सेकंड नंबर कह रहा है बाबू, अगर वो केमिस्ट्री में फेल है तो मैथों में फेल होने की, यानी ऊपर अगर मैथ में फेल है तो केमिस्ट्री में फेल होने की,
अगर केमिस्ट्री में फेल है तो मैथों में फेल होने की संभावना है। पी सी इंटरसेक्शन एम बाई पी एम। अभी आपसे बोला है कि सी इंटरसेक्शन एम चाहे एम इंटरसेक्शन सी चाहे ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए दोनों आपस में इक्वल होता है, तो 10/100। अब पी एम आपका दिया है 25/100, 2 टाइम्स 2/5, यानी 2 आपके पास आंसर मिल गए। ठीक है बाबू, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम आप जब भी बनाएंगे तो ज़रा सा सावधानी रखिएगा, ठीक है ना। इस तरह के प्रॉब्लम में ये हर बार आपके पेपर में छपता है ये सवाल। एक तो सवाल ऐसा आपको हम बताने वाले हैं जो 3 या 4 मरतबा पूछा है, इस बार भी फुली चांस है पूछने का। ये सब इसी टाइप का आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। आते हैं बाबू नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। एक और प्रॉब्लम है, इन ए हॉस्टल 60% स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। और सेकंड कह रहा है, इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में विद्यार्थी रहते हैं। उस हॉस्टल के विद्यार्थियों में से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी का अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश का अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, और उसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो जिनको दोनों तरह के पेपर पसंद है, इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं और इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। तो वही कह रहा है कि हिंदी अगर पढ़ता है तो इंग्लिश ना पढ़ने की संभावना, अगर इंग्लिश पढ़ता है तो हिंदी ना पढ़ने की संभावना। जो पीछे वाला सवाल के सेम वैसे ही है, वहाँ केमिस्ट्री और मैथ का कंडीशन था, और यहाँ आपको कंडीशन दे दिया गया है इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर का। तो आइए देखते हैं इसको। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि हिंदी अखबार पढ़ने वाले बच्चों की संख्या H और इंग्लिश अखबार पढ़ने वाले बच्चों की संख्या E। तो लेट H बी द इवेंट्स ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर एंड E बी द इवेंट्स ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेट H बी द रीड हिंदी न्यूज़ पेपर एंड ई बी द इवेंट्स ऑफ रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है बाबू। तो उस हॉस्टल में हिंदी अखबार पढ़ने वाले, हिंदी पेपर पढ़ने वाले विद्यार्थी 60/100 और 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश का अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों तरह के पेपर उनको चाहिए, हिंदी भी पढ़ लेते हैं और इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। उनका संख्या है 20%, 20/100। आप चाहें तो आप आसानी से यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस चीज़ को, इस डाटे को। तो अगर एक पढ़ता है तो एक न पढ़ने की गारंटी। पहला नंबर कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो ऐसे कितने % विद्यार्थी हैं जो अखबार पढ़ते ही नहीं है, ना इंग्लिश ही पढ़ते हैं ना हिंदी पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो वैसे विद्यार्थियों की संख्या आपको निकालना है। तो नंबर फर्स्ट कह रहा है, वैसे विद्यार्थी की संख्या बताइए जो ना अखबार पढ़ते ही नहीं है, ना हिंदी ना इंग्लिश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्ट। अब यहाँ डैश बाबू बता रहे हैं नहीं को। डैश किसको शो कर रहा है? नहीं को। तो डैश अगर नहीं को शो कर रहा है तो डैश हटाने के लिए 1 माइनस, अगर अभी हम आपसे बोले इंटरसेक्शन है तो किस में बदल जाता है? यूनियन में बदल जाता है, ठीक है ना। तो H यूनियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस H यूनियन तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू को पुट करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H का वैल्यू क्या है? 60/100, 40/100, H इंटरसेक्शन यानी 20/। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 40 80 100 20 जाएगा, 80/100 आइए आपका 20/100 यानी 0.20। ये आपका आंसर हो गया।
अब आपको निकालना है, सेकंड नंबर कह रहा है इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी इंग्लिश न्यूज़पेपर। यानी सेकंड नंबर कह रहा है हिंदी तो पढ़ रहा है लेकिन इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी PE/H निकाल देते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। मतलब अगर वो हिंदी भी पढ़ता है तो आपको निकालना है इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखा जाता है, तो E/H, तो PE/H/PH। तो ये आपका हो जाएगा 20/100 प्लस PH का वैल्यू हो जाएगा 60/100। इससे ही कैंसिल, 0 से 0 2 3 6 1/3 आपका आंसर हो गया। और एक कंडीशन इसमें बाबू बन सकता है, अगर इंग्लिश पढ़ रहा है तो इस पढ़ने की गारंटी यहाँ निकाले हैं। अब चाहते तो आप हिंदी पढ़ने का भी गारंटी निकाल सकते हैं। इसमें अगर जोड़ भी से दे भविष्य में तो ऐसे H/E निकाल लीजिएगा, यही डाटा सेम रहेगा। ठीक है। अब एक लास्ट प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम अगर आप बार बार प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में आज तक ना पूछा है ना कभी पूछेगा। इसी को आप बार बार प्रैक्टिस करिए, इससे बाहर कभी आया ही नहीं है आज तक आपके पेपर में। तो इसी को अगर बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा प्रोबेबिलिटी से। ठीक है। तो वैसे सवालों का हम फिर एक बार और बार बार इस चीज़ को आप वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि बार बार देखने से याद हो जाएगा। आपको याद नहीं करना है, लॉजिक को समझना है, क्योंकि डाटा अगर चेंज कर दे तो वहाँ से दिक्कत आपको ना हो। जब याद कीजिएगा डाटा चेंज करेगा दिक्कत हो जाएगा। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों। अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम है आज के लिए, इस प्रोबेबिलिटी के लिए। इसको प्रैक्टिस कीजिए, काम आसान है। ये वाला जो प्रॉब्लम अभी जो आपको बता रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में 3 या 4 मरतबा पूछा गया है। आइए देखते हैं। ए स्पीक ट्रूथ 75% ऑफ द केस एंड बी स्पीक ट्रूथ इन 80% ऑफ द केस। फाइंड द परसेंटेज व्हेन दे कंट्राडिक्ट ईच अदर इन डिस्क्राइब द सेम फैक्ट। ये आपका सवाल है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। 2 तरह के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का नाम ए है जो आपको 75% मतलब 75% सत्य बोलते हैं। एक बी व्यक्ति हैं जो 80% सत्य बोलते हैं। तो कह रहा है कंट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब कुछ ऐसा बात है जिस पे एक दूसरे का विरोधाभास है, उसी को आपको बताना है। तो ये आपको एक बार मान के चलना होगा कि एक बार ए सत्य बोल रहे हैं तो बी को झूठ बोलना पड़ेगा, ये माना जाएगा। और एक बार बी सत्य बोलेंगे तो ए को झूठ पढ़ना पड़ेगा। यानी कंट्राडिक्ट ईच अदर का विरोधाभास आपको निकालना है। ठीक है ना, कंट्राडिक्ट ईच अदर। तो आपको इसी को निकालना है। तो इसमें 2 तरह के व्यक्ति हैं। ठीक है बाबू। तो दोनों एक दूसरे से यहाँ स्वतंत्र है, दोनों अलग अलग हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का कंडीशन यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं। लेट ई एंड एफ बी द इवेंट्स दैट ए एंड बी स्पीक ट्रूथ। क्लियरली ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 75% दिया है, तो परसेंटेज आता है 100 से डिवाइड कर दिया, इसको हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। और ये पी एफ बराबर दिया था आपको 80%, यानी ठीक है बाबू। तो हम लोग एक बार कंडीशन कर रहे हैं कंट्राडिक्ट ईच अदर, ए एंड बी कंट्राडिक्ट ईच अदर। तो एक बार ये मान के चलना है कि ए सत्य बोल रहा है तो बी क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। और अगर ए सही बोल रहा है तो बी झूठ बोल रहा है। तो वही लिखे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, मतलब एक बार हम लोग एफ को मान रहे हैं कि झूठ बोल रहा है और एक बार ई को झूठ बोल रहा है। तो इंडिपेंडेंट का कंडीशन है तो इक्वल टू पी ई डॉट पी एफ और के पोजीशन पे प्लस पी ई डैश इंटू पी एफ। तो यानी डैश का अर्थ नेगेटिव का रहता है। तो यानी पी ई 1 माइनस पी एफ हो जाएगा ये। ठीक है। ये 1 माइनस पी ई इंटू पी एफ हो गया। तो इस तरह का जो भी कंडीशन दिया गया है, अब इसमें वैल्यू को हम लोग सिर्फ पुट कर लेना है। ई का वैल्यू आपको दिया है 3/4 और 1 माइनस पी एफ का वैल्यू दिया है 4/5 प्लस
1 माइनस पी ई, पी का वैल्यू है 3/4 इंटू पी एफ का वैल्यू है 4/5। ठीक है बाबू, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/4 4/5। इसको अब लिख सकते हैं आप, हो जाएगा 7/20। अब इसको परसेंटेज में चूंकि पूछ रहा है तो हम लोग इसको परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। जितना हम आपको लैंग्वेज लिखवाएं उतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे डायरेक्ट भी वैल्यू को पुट आउट करके बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय रहेगा तो लैंग्वेज आप लगा सकते हैं, यानी 35%। यही आपके पेपर में छपेगा, इतना ही। आप अगर प्रोबेबिलिटी में प्रैक्टिस बाबू करके जाते हैं तो कहीं से आपको कुछ समस्या नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करके जाएं। आपके पेपर के लिए अब बिल्कुल ही समय नहीं बचा है, सिर्फ नए चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन करते रहिए जो चीज़ पढ़े हुए हैं।